सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, लीजिए परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे जो लॉकडाउन के पीरियड में हम मैथ्स के काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के बारे में आज समझते हैं। ठीक है ना, तो सभी तैयार रहिए। इसके एक एक टॉपिक को आज समझेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल के कितने भाग होते हैं, आर्टिकल कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं, मतलब कौन कौन आर्टिकल कहलाते हैं, और आर्टिकल्स के क्या रूल्स होते हैं। यानी किसी भी नाउन वर्ड के पहले जो आप आर्टिकल लगाते हैं तो वो आर्टिकल कब लगाया जाता है, इसका बहुत ही सटीक आज हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आप बड़ी धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बने रहिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें क्या है, आपको ए एन और द से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं। छोटे छोटे जो रूल्स हैं तो उनको आपको माइंड में सेट करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जी आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स में ये कवर करेगा आपका। ठीक है ना, आर्टिकल। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और धैर्य के साथ इसको, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए क्योंकि इसमें सभी रूल्स कवर करे गए हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज करेंगे। जो मैं यहाँ से आपको पेपर दूंगा उसको आपको बड़े धैर्य के साथ करना है। जब तक आप पूरे रूल्स ना सीख जाएँ, बार बार वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में उसको अपनी बुक पर, नोटबुक पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। आखिर आर्टिकल क्या कहलाता है। आर्टिकल यानी ए एन और द, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा ए एन और द, ये आर्टिकल बोले जाते हैं। ठीक है ना, ये जो है जैसे ए है या ए एन है और द, ये आर्टिकल यानी उपपद का, उपपद इसी को बोलते हैं उपपद। ठीक है ना, ये उपपद कहा जाता है, इसी को आर्टिकल बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में आना चाहिए आपको कि केवल ए और ए एन और द, केवल तीन ही आर्टिकल हैं। अब इसमें पहले अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें एक है, सबसे पहला पॉइंट है इंडेफिनिट आर्टिकल। दो भाग बांटे गए, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। तो पहले अपन इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट में ए तथा ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो अनैच्छिक यानी अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, ये अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित लिखा हुआ है, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये जो होता है हमेशा ये नाउन के पहले आते हैं, नाउन, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप कंजक्शन के पहले लगा लो या किसी भी, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके यानी नाउन से पहले ही आर्टिकल लगेगा, नाउन के, और किसी भी उसके आगे नहीं लगाना है। नहीं तो आप प्रीपोजिशन के आगे लगा दो, इंटरजेक्शन के आगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ए का यूज़ हुआ है। ठीक है ना, आप ऐसे बनाते आई सा गर्ल, गलत कहलाता आई सा गर्ल। ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाता। तो आपको इस प्रकार से आई सा ए गर्ल, ए और ए एन, इन सभी का अर्थ जो एक से होता है, यानी एक, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। तो इसमें एक गर्ल से क्या हो गया, आशा है एनी गर्ल, कोई भी हो सकती है। वहाँ पे अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। निश्चित होता तो वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता। इनडेफिनेट वही इनडेफिनेट कहलाता है जहाँ पर अनिश्चित कहा जाए। ऐसा ए गर्ल जिसको मैं नहीं जानता, कोई भी हो सकता है उसमें, कोई भी गर्ल, एनी गर्ल, कोई सी भी हो सकती है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है एनी गर्ल, यानी कोई सी भी गर्ल हो सकती है वहाँ पर, तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ए लगाना है। ठीक है ना, अब आपको हम अभी नियम में बताएंगे कि ए क्यों लगाया गया, ए एन क्यों नहीं लगाया। आगे नियम पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी से नियम। ये नहीं आपको सोचना है कि मुझे तो सर आता है ए या वोवेल्स के आगे, यानी क्या नाम से आप ए एन लगाते थे इसके बाद ए लगा, ऐसा नहीं है। आज बहुत ही ऐसे रूल्स पढ़ेंगे, जी हाँ, जिसमें अपवाद हैं। इसलिए बिल्कुल धैर्य के साथ देखिए, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप नहीं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद में आगे देखते हैं, ध्यान से देखना है। इनका प्रयोग जो है, एक और उदाहरण है, ही सा एन आउल। अब इसमें एन लगा गया है, ये भी एनी आउल, किसी भी आउल के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक, कोई सा भी आउल हो सकता है, कोई सा भी उल्लू हो सकता है। ही सा उसने एक देखा
उसने देखा क्या, एक उल्लू। अब एन आउल, अब इसमें एन आउल से ऐसा क्या है, एक उल्लू, कोई सा यही नहीं है कि कोई निश्चित उल्लू के बारे में कह रहा है, यानी अनिश्चित है, कोई सा भी उल्लू हो सकता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब आप कहें सर काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन उन्हें बोलते हैं जिन्हें गिना जा सकते, ठीक है ना। ध्यान रखना है, नाउन के पहले तो लगता ही है, लेकिन ये एक और चीज़ ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, यानी जिन्हें आप गिन सकें, जिनको आप काउंट कर सकें, उन्हीं के आगे ए और ए एन लगता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कहें सर वाटर, ये भी तो काउंटेबल, ये भी तो नाउन है, आई सा ये वाटर, ये गलत हो जाएगा आपका। एक पानी देखा, एक पानी, ये क्या है, आप खुद बताइए, मैंने एक पानी देखा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर। जैसे अनकाउंटेबल, जिन नाउन को गिना ना जा सके उनके आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इसमें देखें, ए टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ए टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अब ये वुड माने होता है लकड़ी, ये भी एक नाउन है। अब इसमें वो देखें, इस वाक्य में टेबल काउंटेबल है, टेबल को आप गिन सकते हैं, मैंने एक टेबल देखी, 2 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, या फिर यानी ए टेबल इज़ मेड, यानी एक जो टेबल यानी मेज कह सकते हैं, इज़ मेड यानी बनाई गई, और वुड यानी लकड़ी से बनी हुई है। तो क्या होगा इसमें, इसलिए इसमें ए और का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो वुड है अनकाउंटेबल, यानी कि एक लकड़ी से बनी है, 2 लकड़ी से, 4 से, 5 से, अनकाउंटेबल है, ठीक है, वहाँ पर गिना नहीं जा सकता लकड़ी का प्रयोग कितना किया गया है, इस वजह से वहाँ पे अनकाउंटेबल का प्रयोग किया गया है, और उसके आगे कोई भी वॉवेल्स नहीं लगा हुआ है, या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना है। इसलिए इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्लियर है ये आपको पहला रूल अच्छे से, यानी इंडेफिनिट होगा। अब हम समझेंगे इसके बाद में डेफिनिट आर्टिकल। आखिर डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल की परिभाषा देखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले देखें, डेफिनिट आर्टिकल, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, केवल द, उसमें क्या था, ए और ए एन, ये होते हैं इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, और द होता है निश्चित। ध्यान रखिएगा, यानी द को यानी डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि यही एक निश्चितता को दर्शाता है, डेफिनिट को दर्शाता है, डेफिनिट नाउन पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, आई वेंट टू द मीट द टीचर। अब इसमें आप कहें टीचर ये नाउन है, नाउन से पहले द लग गया, लेकिन द क्यों लगा है, ये इसमें क्यों नहीं लिखा आई वेंट टू मीट ए टीचर, ए टीचर क्यों नहीं लिखा, इसमें द टीचर, अगर आप ए टीचर लिख दें तो भी आपका करेक्ट है। लेकिन क्या होगा, ए टीचर में कोई भी टीचर होगा, अनिश्चित होगा, जिससे आई वेंट टू मीट ए टीचर, मैं एक अध्यापक से मिलने गया, अब कोई सा भी अध्यापक हो जाएगा, और द टीचर से आशा है, उसमें है द टीचर ऑफ योर क्लास, वही अध्यापक जो सुनिश्चित करके आप गए थे कि मुझे अपने क्लास टीचर से मिलना है, तो वो एक निश्चित था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी अनिश्चित के पास नहीं गए थे, यहाँ पे निश्चित करके गए थे कि किस टीचर से मिलना है, इसलिए इसमें द का प्रयोग किया गया है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका सेंटेंस कहीं गलत नहीं होगा कि आई वेंट टू मीट ए टीचर, फिर बस इसका बोध थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका हिंदी में अनुवाद चेंज हो जाएगा, मैं एक टीचर से मिलने गया। अब एक टीचर से मिलने गया, कौन से टीचर से मिलने गया, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसी बात तो में आप ध्यान रखना है, जब आप घर से निकले हैं तो किसी निश्चित से मिलने गए हैं, निश्चित अध्यापक से, यानी किसी व्यक्तिगत से गए हैं, तो इसी वजह से आपको, ठीक है ना, वहाँ पर आपको द टीचर लगाना। अभी हम कुछ ऐसे वाक्य देंगे आपके लिए कि आप समझ जाएंगे कि हम, जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, यहाँ पर गए। अब अगर हम कहीं कोई व्यक्ति किसी अलग कार्य से गया, मान लीजिए विद्यालय में गया, लेकिन फिर वो वहाँ पर टीचर से मिला, तो फिर आई वेंट टू द स्कूल, आई मीट ए टीचर, वहाँ पर मैं एक अध्यापक से मिला, तो वहाँ पर ए पे भी लगा देंगे। आगे नियम देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब यूज ऑफ ए का प्रयोग, अब यहाँ से हम क्रम से एक एक आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। पहले ए का प्रयोग पढ़ेंगे, ए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, फिर इसके बाद में ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन कहाँ लगता है, और इसके बाद लास्ट में द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से बने रहिए, इसके काफ़ी रूल्स हैं, इनको एक एक करके बहुत ही क्लियर करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो,
ये सभी में आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लिया, आप यहाँ तक कि प्राइमरी से लेके जूनियर हाई स्कूल, इंटर और यहाँ तक कि बीए लेवल का, अब किसी भी उसको लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के देखें वहाँ पर, तो आपको यानी ग्रामर में हर जगह आपको ये आर्टिकल का प्रयोग करना मिलेगा। आप चाहे एसएससी की पेपर दे रहे हो, चाहे बैंक का पेपर दे रहे हो, उसमें आपको आर्टिकल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। चाहे वो टीईटी, सीटीईटी, तमाम प्रकार की एग्ज़ाम है, चाहे वो आप छोटी सी क्यों ना 6, 7, 8 की परीक्षा ही दे रहे हो, तो उसमें भी आपको आर्टिकल का एक चैप्टर मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट। इसका रूल नंबर ए सबसे पहले ये है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो ए का प्रयोग होता है साधारणतः उन नाउन से पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है, जिन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए का और एन का दोनों का गिनती में होता है, और जिनका उच्चारण यानी व्यंजन की आवाज़ से शुरू होता है। यहाँ पर आपको पॉइंट रखने, यानी बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत ही बड़ा रूल छुपा हुआ है इसमें। आप नहीं तो आप क्या है, यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या है ये जो देखना है आपको, कॉन्सोनेंट। अब इंग्लिश में पूरे जितने भी लेटर होते हैं आपको पता ही होगा 26 होते हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 5 वॉवेल्स निकाल दीजिए आप, ए ई आई ओ यू। इन ए ई आई ओ यू 5 के बाद, वॉवेल्स के बाद जितने भी आपके लेटर बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट में जब भी कॉन्सोनेंट से कोई नाउन शुरू होता है तो उससे आगे आपको ए लगाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे उदाहरण देखते हैं, ए काउ, ए काउ। अब इसमें आप देख रहे हैं COW, इसमें पहला जो लेटर है, पहले लेटर पे ध्यान देना है आपको, बाकी के लेटर पे ध्यान नहीं देना है, केवल पहला लेटर देखिए। पहला लेटर इसमें C है, C जो एक व्यंजन कहलाता है, कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसके आगे आपको ए लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। इसमें भी ऐसे ही देखेंगे आप, इसमें लिखा ए वुमेन, ये इसमें W, ये कॉन्सोनेंट है, यानी बाकी जो यानी ए ई आई यू को छोड़कर बाकी 21 आपके, जैसे ए को छोड़ दी बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, इस प्रकार से आप करते जाइए ए ई आई यू को छोड़कर, तो वही आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन सभी के आगे ए लगाया जाता है, ए चेयर, ए बॉय, ए हॉर्स। ठीक, तो अब जहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगला है, ये शब्द क्रमशः जैसे का, वा, ठीक है ना, चा, वा, हा की ध्वनि इससे स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आर्टिकल इसमें ए का प्रयोग होता है। दूसरा बी रूल, इसका सेकंड रूल है, जब यू की आवाज़ यू हो। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे। अभी आप कह रहे, अब इसमें आप कहेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है उसमें ए लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें जहाँ पर यू आ रहे हैं तो भी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है, यू वैसे तो एक ये आपका वोवेल है, ये जो है यू, ये एक वोवेल है, लेकिन जब भी यू की आवाज़ यू, वाई यू, इस प्रकार से यू, ये उच्चारण दिख रहा है ना, यू जब शुरू में लिखा हो और यू को यू से भी पढ़ा जाए, तब फिर वहाँ पर आपको इसमें ए लगाना पड़ेगा। जैसे ए यूरोपियन, ए यूजफुल, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप स्क्रीन पर देखते रहिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर U M B R E डबल L A। अब आप समझिए अम्ब्रेला लिखा हुआ है, इसके आगे सबसे पहला जो है आपका लेटर कौन सा है, U। और U क्या है, U जी एक आपका वोवेल है, तो वोवेल तो हमेशा वोवेल के आगे तो एन लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें नियम जो आपने बताया है वो उसमें बताया है कि आपको ए लगाना है। तो ए इसमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसमें यू का उच्चारण यू से हो रहा है। जैसे मान लीजिए यूरोपियन है, यूजफुल है, जैसे यूजफुल लिखा है तो यूजफुल, तो इसके आगे ए लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है यूनियन, तो इसके आगे ए लगाना पड़ेगा। इसमें यूनिवर्सिटी, यू का उच्चारण यू से हो रहा है तो ए लगाना पड़ेगा। लेकिन जब यू का उच्चारण यू से ना हो, किसी अन्य से हो, जैसे इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते अपन, यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं, यूज का उच्चारण यू से नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको पढ़ते हैं अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, इसके लिए इसमें इसके आगे अब हम अभी नियम पढ़ेंगे ए एन वाले पोर्शन में। ठीक है ना, तो उसमें ए एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ए एन, क्योंकि ये एक जो वोवेल्स है और वोवेल्स के आगे हमेशा जो है आपको ए एन लगाना है। बस ये अपवाद है कि जब आप वहाँ पर यू का उच्चारण यू से ही बोलते हैं
तो फिर आपको वहाँ पर ए लगाना पड़ता है। इसको बिल्कुल माइंड में रखिएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको करना है कि यू का उच्चारण यू से हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्सिटी, अब इसको यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यू का उच्चारण यू से ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर यू का उच्चारण यू से ना बोला जाए तब फिर आपको ध्यान रखना है कि वोवेल से है तो ई लगाना पड़ेगा। जैसे अम्ब्रेला, ठीक है ना, जैसे अपन कुछ भी पढ़ते हैं अंकल, ठीक है ना, UNCL, तो अंकल यू का उच्चारण आ से बोल रहे हैं तो ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब यू का उच्चारण यू से हो तो आपको ए लगा देना है, नहीं तो आपको ए लगाना है। नेक्स्ट आगे, जैसे वो यही कह रहा है यू की ध्वनि जो है स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा, ए लगाना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे गलती कर देते हैं कि उन्होंने वोवेल्स देखा, उन्होंने वोवेल्स देखा तुरंत सोच लिया कि इसके आगे तो ए आएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप ए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट अगला इसमें एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर C। जब ओ की आवाज़ वाह, डब्लू वाह से हो, वाह से हो ओ की आवाज़, अब कहें सर ओ तो ये भी तो वोवेल्स है, लेकिन इसके आगे तो सर AN लगता है, हमेशा लगता है, लेकिन आप तो ए में पढ़ा रहे हैं इसको, तो उसमें कंडीशन वो दे रहा है कि जब A1 रूपी नोट, वो का उच्चारण यहाँ से वाह से हो रहा है, A1 रूपी नोट, A1 आइड मैन, इस प्रकार से जब वाक्य होते हैं तो उसके आगे ए लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें ऑरेंज, तो ओ का उच्चारण जो ओ लिखा हुआ है ऑरेंज में, ORNG, ओ का उच्चारण ओ से हो रहा है, वाह से नहीं हो रहा है, ऑरेंज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँ ORANG, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें ओ आप देख रहे हैं तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, ओ से हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं आप, ऑरेंज, ठीक है ना। बल्कि अगर ये इसमें वो कह रहा है कि ओ की आवाज़ वाह आए, वाह केवल, तब फिर आपको यानी ए लगाना है, नहीं तो आप वोवेल्स है तो AN लगाते हैं। आपको पता ही है कि जब भी वोवेल्स शुरू होता है तो हमें AN लगाना पड़ता है। तो वो अभी आगे सिचुएशन देखेंगे ऐसी। अभी आपको फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 1 आइड मैन या 1 रूपी नोट ऐसा आ जाए तो आपको फिर उसके आगे ए लगाना है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, ये शब्द जो सभी यानी वा से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें डिक्लेयर करके बताया गया। अगला है ये एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन के भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, एक जैसे जातिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा आप सभी जानते हैं, कॉमन नाउन जिसे बोलते हैं, जैसे बॉय है, गर्ल है, ठीक है ना, एनिमल है, ये सभी कॉमन नाउन में आ जाते हैं। तो कॉमन नाउन में जब भी यानी ये रखे जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको ध्यान रखना है वन यानी एक का उच्चारण के लिए ए लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, सी हैज़ ए नोवेल इन हिज हैंड, सी हैज़ ए नोवेल, उसके हाथ में एक नोवेल है, ठीक है ना। इन हिज हर हैंड, इन हर हैंड, उसके हाथ में। ए मीन्स वन हेयर, यहाँ पर वो कह रहा है ए से आशय वन यानी एक से है, ठीक है ना। सी हैज़ ए नोवेल, एक उपन्यास, ठीक है ना, ए नोवेल, उसके हाथ में एक उपन्यास है। तो क्या है, वह अपने हाथ में एक उपन्यास लिए, तो इसमें क्या हो, ए से उच्चारण एक से है, यहाँ पे वन लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सी हैज़ वन नोवेल इन हिज हैंड, इन हर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये लगाना पड़ेगा। ए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एन, पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये तो रखना ही रखना है, इसका ध्यान रखिएगा, यानी एक से आशा होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉमन नाउन में कोई वन है, एनी है, कोई भी है, तो उसके लिए फिर आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, ए किंग से आ सकता है एनी किंग, किसी भी किंग के बारे में ए मीन्स होता है एनी हियर, यानी कोई सा भी किंग के बारे में बताया जा रहा है कि एक राजा के जो थे 4 पुत्र थे, ए किंग हैड 4 सन्स, तो यहाँ पर ए से आशा एनी से है, किसी भी के बारे में बताया जा रहा है, इस वजह से। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए आता ही है। आगे देखें, ए से यानी द सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल, वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, अब इससे आशय है मतलब एक सी प्रवृत्ति के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, इससे आशय ये है, एक कहावत कह सकते हैं, ठीक है ना। ए वर्ड्स ए फीदर ये एक जैसी क्या नाम से भाव के बारे में प्रकट हो रहा है, समान भाव के बारे में प्रकट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है।
जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में होता है तो उसे आर्टिकल ए लगाया जाता है। जैसे हम कहें कि वह एक, जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, सी इज ए साइलोक, किसी को ही इज ए साइलोक, किसी को समझ लेते हैं फिर मैं बताऊंगा अगला। ही इज ए साइलोक, ही माने वह, इज माने है, ए साइलोक माने एक साइलोक। अब साइलोक अगर आपने इंग्लिश का इतिहास पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, तो साइलोक जो था एक बहुत ही बड़ा, क्या नाम से, मनी लेंडर बोल सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा यानी एक प्रकार से ब्याज वसूल करने वाला व्यक्ति था। मतलब किसी को पैसे देता था किसी यानी रूप में, और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी पैसे वसूल करता था। तो जैसे इसमें लिखा ही इज ए साइलोक, वह साइलोक है। तो साइलोक से ऐसे क्या है कि मतलब कोई भी धन देकर अधिक मूल्य पर यानी वो लेता था, तो इसलिए उसे साइलोक कहा गया। तो अगर हम जैसे हम कहें कि वह है तो बिल्कुल बहुत ही ज्ञानी है, तो ज्ञानी से ऐसा है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम ले के चलें तो वह क्या होगा इसमें, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ वह तो श्रवण कुमार है। अब श्रवण कुमार जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, ही के बारे में बात हो रही है, ही तो एक क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। ही मतलब यहाँ पर एक प्रकार से सॉरी ये कह सकते हैं प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉमन नाउन का वर्णन यानी प्रॉपर नाउन का वर्णन कॉमन नाउन के रूप में कर रहा है, तो यानी किसी व्यक्ति का वर्णन, जैसे हम कहें श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने माता पिता की यानी सेवा के लिए। तो वहाँ पर श्रवण कुमार जो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर फिर आपको ए लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें साइलोक, ही इज ए साइलोक, आप कहें कि सर किसी के नाम के पहले ए एन आर्टिकल आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, नहीं लगाना पड़ता है, नाम के आगे लगता ही नहीं है। लेकिन ए साइलोक इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से यानी इसमें ए लगाया गया है। जैसे ये नहीं लिखा जाता है ही इज ए रवि, ठीक है ना, ये नहीं लगाना पड़ता है ही इज रवि। तो इस प्रकार से जब लेकिन कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो जाए प्रॉपर नाउन का, तब फिर इसमें आपको ए लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं रूल्स। खैर ये आपकी अगली बहुत आगे की क्लास का रूल है, समझ लीजिए। आगे देखें, ए का प्रयोग पर के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल्स, सी स्पेंड्स 1000 ए मंथ। ए मंथ से आशा एक महीने में हुआ है 1000 रुपये स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो इसमें आशा ए मंथ मतलब होता है पर मंथ, ए मीन्स होता है पर हेयर, यहाँ पर मंथ के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप जब भी लिखें इस प्रकार से सेंटेंस, तो सी स्पेंड्स 1000 पर मंथ, यानी ए मंथ से आशा यहाँ पर मंथ से है। तो ध्यान रखिए लिखा आपको ए जाता है, लेकिन इससे आशा पर मंथ कहलाता है कि उसकी यानी पर मंथ सैलरी क्या है। जैसे हम गए इसमें रवि अर्न्स 5000 ए मंथ, रवि यानी 5000 रुपये पर मंथ कमाता है, तो उसमें ए मंथ लिखा रहता है, तो इससे आशा यहाँ पे आपको यानी पर से समझना चाहिए। अगला है अनेक आइडियोमिक फ्रेजेस। इडियम्स ऑफ फ्रेजेस कुछ ऐसे होते हैं यानी कुछ मुहावरे होते हैं जिनके आगे आपको ए का प्रयोग करना ही होता है। जैसे ध्यान रखें, जैसे इसमें लिखा है ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए रेस, ऑल ऑफ ए सडन। अचानक जिसे बोलते हैं ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। इस प्रकार से मतलब जब भी क्या नाम से ये प्रयोग हो तो ये कुछ यानी एक प्रकार से मुहावरे हैं, और जब ये मुहावरे प्रयोग करे जाते हैं तो इनको आप याद कर लीजिएगा, चाहे रट लीजिएगा। तो इनके पहले हमेशा ए आता है, ठीक है। आगे देखें रूल्स। अगला है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ए के और भी एग्जाम्पल हैं कि हमेशा हेडेक के आगे ए लगता है, ए हेडेक, ठीक है ना, सिर दर्द। आई हेडेक, ए बैड कोल्ड, बहुत अत्यधिक सर्दी, बुरी सर्दी, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी तो आप ए लगा सकते हैं, ए बैड कोल्ड, ठीक है ना। ए टेम्परेचर, ए नॉइज़, ए पिटी। तो ये शब्दों को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ठीक है ना। जैसे राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़, राम शोर कर रहा है, राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़। आप कहें सर एक शोर कर रहा है क्या, नहीं, ये नॉइज़ के साथ आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है ना। पिटी, दया के बारे में जब बताया जाए तो ए पिटी लिखा जाता है। टेम्परेचर के बारे में बात हो तो हमेशा जब भी टेम्परेचर आए, कहीं भी वाक्य में अगर आप टेम्परेचर का शब्दों का प्रयोग करें तो उसके आगे आंख बंद करके आपको ए लगा देना चाहिए। ए बैड कोल्ड और ये हेडेक, ठीक है ना।
जब भी हेडेक यानी सिरदर्द की बात कही जाए कहीं किसी सेंटेंस में तो उसके आगे ए लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। आप सोच लेते हैं कि इसमें आर्टिकल नहीं आना है, वो आर्टिकल छोड़ देते हैं, वो सेंटेंस लिख देते हैं, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल ऑब्वियसली बिल्कुल आएगा, वो भी ए आएगा हमेशा। अगला देखते हैं यूज ऑफ ए एन, यानी ए एन का प्रयोग। अब ए एन कहाँ कहाँ होता है? अभी तक हमने सीखा ए का प्रयोग, अब ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए एन के लिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जब ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिन वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू के आरंभ से होते हैं, जो वोवेल से आरंभ होते हैं। उसमें आपने पहले पढ़ा था कि जो कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं जो उनसे आरंभ होते हैं, तो इसमें वोवेल से यानी जो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, जब इनसे कोई वर्ड कोई भी शब्द इनसे प्रारंभ होता है तो उसके आगे अपन फिर क्या करते हैं, यानी ए एन लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ई है, ई एक वोवेल्स से, वोवेल्स होने की वजह से आपको इसमें क्या करना है, फिर इसमें यानी इसके आगे क्या लगा देना है, ए एन लगा देना है। और यहाँ पर भी देख लीजिए ऑरेंज का ये भी एक वोवेल्स है, इसलिए इसके आगे ए एन लग रहा है। यहाँ पर अम्ब्रेला ये भी एक वोवेल्स है, इसके लिए इसके आगे ए एन लग रहा है। और यहाँ पर एरोप्लेन है तो इसके आगे भी ए एन लग रहा है। बशर्ते अभी आप कहेंगे कि सर मैं आपने तो एक चीज़ पढ़ाई थी अभी हाल कि जब यू के आगे ए लगाया हुआ था, लेकिन मैंने बताया था कि यू का उच्चारण यू से होता है तब फिर ए लगता है। इसमें तो अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं ना अपन, अगर इसको यूनिवर्सिटी लिख दें यहाँ पे यूनिवर्सिटी, फिर नियम उल्टा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ए नहीं लगाना, फिर ये लगाना है, ठीक है ना। तो मतलब इतना माइंड में सेट रखो कि जब यू का उच्चारण कैसे हो, यू से हो, तो फिर नियम उल्टा कर देते हैं, ए एन की जगह फिर ए लगा देते हैं। ऐसे ऑरेंज में था ओ का उच्चारण वा से हो, ठीक है ना, तो वा से हो, वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, तो फिर वहाँ पे ये लगता है। नहीं तो हमेशा अधिकांश आपको ए ही लगाना है। कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को ध्यान में रखना है बस, बाकी तो ए एन हमेशा लगाना ही है। आगे देखेंगे कुछ और रूल्स देखेंगे, वो इसमें क्रमशः बता रहा है कि ए ओ ए एम आदि आ रहे हैं, इस वजह से इसमें जो है जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनके आगे ए एन लगता है। ध्यान रखिएगा, एच साइलेंट वे वर्ड होते हैं जिनकी ध्वनि नहीं निकाली जाती है उच्चारण करते समय, ठीक है ना। जब अपन उसका सिलेबल करते हैं तो वहाँ पर यानी उसकी स्पेलिंग बोलते समय उसको साइलेंट रखते हैं, उसको उच्चारण नहीं बोलते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एन ईयर, ठीक है ना, इस एच साइलेंट है, एन ईयर उत्तराधिकारी जिसे कह सकते हैं, तो इसके आगे क्या है, ये जो एच है ये साइलेंट है, इसलिए अपन ई आई आर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो इस वजह से एन लगेगा। जैसे इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है, एच साइलेंट की वजह से इसके आगे ए एन लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी पहला अक्षर एच हो वो एच साइलेंट हो तो वहाँ पर आपको ए एन लगाना पड़ता है। जैसे एन आवर, इसको हावर नहीं पढ़ा जाता है घंटा, 1 घंटा, तो एन आवर, ठीक है ना, तो इसके आगे एन लगाना पड़ेगा। यानी जब भी ऐसा आ जाता है वर्ड साइलेंट वाला एच से शुरू होता है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखिएगा एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर सी, जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि हाकी हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर ना हो तो मैक्सिमम टाइम यानी जिसे बोलते हैं ज़्यादा समय ना दिया जाए तो वहाँ पर एन का प्रयोग होता है। जैसे होटल, अब इसमें एच को ज़्यादा अपन ध्वनि नहीं दे रहे तो इसके आगे एच के आगे एन लगाना पड़ेगा, एन होटल, ठीक है ना। एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल, अब हिस्टोरिकल ज़्यादा मतलब एच पर जोर नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं है हिस्टोरिकल इतना जोर नहीं दे रहा, उसको अपन थोड़ा सा सिलेबल बोल रहे हैं, थोड़ा सा, यानी ज़्यादा उस पर जो है प्रथम भाग पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी जब कुछ नाम हैं इनको माइंड में सेट कर लो तो इनकी यानी आगे हमेशा आपको ए एन लगाना पड़ेगा, एन होटल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, या इन हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है, ऐतिहासिक जो आपका उपन्यास है उसके बारे में बात कही जा रही, तो अब इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका बाद डी पॉइंट है, उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स एब्रीविएशंस जिसे बोल सकते हैं से पहले जिनका उच्चारण वोवेल्स के समान हो
उनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, जैसे उदाहरण में NLLB, NMA, NSP, NSTO। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर कि क्या हो रहा है इसमें। वो कह रहा है कि स्मॉल वर्ड है जहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म दिए गए हों, शॉर्ट फॉर्म ये कहलाते हैं, शॉर्ट में दिए गए हों, उनका उच्चारण वॉवेल्स के समान हो। जैसे एल, ए से हो रहा है LLB, एम इसको बोलते हैं MA शॉर्टकट में, ठीक है ना, NMA, NSP, ठीक है ना, SP वॉवेल्स जैसा उच्चारण बोल रहे हैं ना अपन, ए आ रहा है सबसे आगे, SDO, इसमें भी SDO। अब कहेंगे आपके सर एस तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे तो ये लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से जब लिखे जाते हैं ये एब्रीवेशंस, तो फिर इसके आगे फिर आपको AN लगाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब शॉर्ट फॉर्म में लिखे हों LLB, MA, SP, STO, तो वहाँ पर आपको AN लगाना है। इसके बाद रूल्स यहाँ पर दा के कुछ पढ़ेंगे। यूज ऑफ दा यानी दा का प्रयोग, दा के प्रयोग किस प्रकार से करे जाएंगे, दा के क्या क्या रूल्स रहेंगे, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल्स नंबर 1, दा का प्रयोग उस समय करने हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका हमने पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता ऑडिटर परिचित हो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स को ही आप समझ लीजिए। द गर्ल यानी लड़की, यू आर सीइंग जो तुम देख रहे हो, इज माई डॉटर वह मेरी बहन है। तो इसमें क्या है, ऑडिटर जो वक्ता है, ऑडिटर है जो बोलने वाले व्यक्ति है, वो उससे परिचित है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। निश्चित यानी जो उपपद कहलाता है, दा कहलाता है, ठीक है ना। यूज ऑफ दा यानी डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी पूछा है कि दा क्या है, तो दा एक डेफिनेट आर्टिकल है जहाँ पर निश्चित किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, या वस्तु के बारे में उसका उल्लेख किया जा रहा है, ठीक, उसके बारे में बताया जा चुका है, उससे परिचित है, तो फिर वहाँ पर आपको दा लगाना है। और दा के कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे अपन, दा कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। जब भी आप पर्वत श्रेणियों का जिक्र करें, पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, माउंटेन रेंज, नदी, रिवर, ठीक है ना, पर्वत श्रेणी है या माउंटेन रेंज है, जितनी भी पर्वत श्रेणी में आपकी, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं एग्जाम्पल में, माउंट एवरेस्ट ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। और नदी कोई सी भी हो सकती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है, कावेरी है, जो भी रिवर्स हैं उन सभी के आगे हमेशा दा लगाना है। नहर है जैसे द सुएज कैनल, सुएज नहर, ठीक है ना। और सागर है, सी, हिंद महासागर, तो उसके आगे दा लगेगा। ओशन है, ठीक है ना, जितने भी महासागर हैं, खाड़ी हैं वे यानी जैसे बंगाली खाड़ी, रेगिस्तान, डिजर्ट, द थार, ठीक है ना, द्वीप समूह ग्रुप, जितने भी द्वीप समूह हैं, प्रसिद्ध इमारतें हैं, बिल्डिंग, प्रसिद्ध इमारतें से आशय कौन से है, प्रसिद्ध इमारत में ये नहीं कि आप अपनी बिल्डिंग के आगे दा लगा लो, ठीक है ना। प्रसिद्ध इमारत से आशय आपका जैसे मान लीजिए ताजमहल है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के द्वारा सभी को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इन सभी के पहले यानी आपको दा लगाना। जैसे इसमें द हिमालय, अब यहाँ पे द हिमालय से आशय क्या होगा, द हिमालय यानी एक हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पर्वत जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, उसके आगे दा लगेगा। जैसे द ब्रह्मपुत्र रिवर, जब ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो नदी के आगे हमेशा दा लगता है। द बकिंगम कैनल नहर का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बकिंगम कैनल यहाँ पर ये जो है नहर है। द रेड सी लाल सागर, ठीक है ना। द इंडियन ओशन हिंद महासागर, ओशन महासागर के बारे में बात हो रही है। द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, तो ये द लगेगा इसके आगे। द सहारा डिजर्ट सहारा का रेगिस्तान, ये भी यानी एक प्रकार से जितने भी डिजर्ट होते हैं उसके आगे द लगता है। द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, ये यानी जो आपका अंडमान निकोबार है, ये द्वीप समूह है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में है द ताजमहल, ये प्रसिद्ध इमारत है, प्रसिद्ध बिल्डिंग है, इस वजह से इसके आगे। अब यहाँ पे नोट दिया है पर्वत शिखरों, जैसे इंडिविजुअल पीक्स जो हैं, केवल जो चोटी हैं उनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, जैसे मैं बता रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पे दा नहीं लगाना है इसमें, यानी माउंट एवरेस्ट में आपको दा नहीं लगाना पड़ता है। ये एग्जाम में अधिकांश बार पूछा जाता है।
इसके आगे आपको दा नहीं लगाना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पीक है, ये एक केवल एक चोटी है, ठीक है ना। पर्वत यहाँ पे श्रेणी अलग है, पर्वत शिखर अलग है। ये पर्वत शिखर है, केवल एक शिखर है। वो पर्वत श्रेणी में हिमालय आ जाता है। हिमालय में बहुत सारे ऐसे पर्वत शिखर हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी है यहाँ पर पर्वत श्रेणी हो, पर्वत श्रेणी में तो आपको दा लगाना है, लेकिन पर्वत शिखर है उसके आगे आपको दा नहीं। जैसे द कंचनजंगा, तो आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको केवल कंचनजंगा लगना है, उसके आगे दा नहीं लगाना है। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये जो है ये पर्वत शिखर है, पर्वत श्रेणी नहीं है। श्रेणी में कई शिखर हो जाते हैं, इसलिए श्रेणी के पहले तो आप दा लगाएंगे, लेकिन शिखर के पहले आपको दा नहीं लगाना है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट को, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर बी, पर्वत श्रेणियाँ। देखो वही आ गया आपकी स्क्रीन पर, पर्वत श्रेणियाँ नहीं सॉरी ये द्वारा हो गया। नेक्स्ट देखें सी, अगला है सी, सिंगुलर। जितने भी कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग यानी होल कास्ट और क्लास का बोध करते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब इसमें द डॉग से आशय ये नहीं कि केवल अकेला एक कुत्ते की बात हो रही है, समस्त जाति की। डॉग यानी कुत्ता जो है एक फेथफुल एनिमल है, वफादार जानवर है। तो इसमें द से आशय यानी समस्त जाति से हो रही है, समस्त वर्ग से हो रहा है, इस वजह से इसके आगे द लगा हुआ है। अगर हम इसी को लिखें आई सा द डॉग नहीं करना है, फिर आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आई सा ए डॉग, कोई भी हो सकता है, वो अनिश्चित में हो जाएगा। कई बार सिचुएशन के आधार पे आपको द और ये रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यानी ऐसी जब बात कही जाए कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल तो आपको द ही लगाना है। और जैसे हम कहें आई सा ए डॉग तो फिर वहाँ पर ए डॉग ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक कुत्ता देखा, कोई भी कुत्ता हो सकता है, उसके बारे में बात कही जा रही है। आगे देखें धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक्स जितनी भी होती हैं धार्मिक पुस्तक, उनसे पहले हमेशा द लगता है। द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, ठीक है, जितने भी हैं ये यानी द जिनवाणी, इस प्रकार से यानी जो पवित्र पुस्तक हैं उनके आगे आपको द लगाना है। कभी पोइट या लेखक, राइटर के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर, ये व्यक्तिगत नाम है, इसके आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। यानी जब भी क्या नाम से कोई दिशाओं के बारे में बात कही जाए तो उसमें आपको यानी द का प्रयोग करना है। कोई सी भी दिशा का वर्णन हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको द लगाना ही पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में आप लिखें, जब प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी का नाम हो तो वहाँ पे उसके आगे द तो कभी लगता नहीं है, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव हो तो द लग जाएगा। जैसे द इमॉर्टल गांधी, अगर हम कहें सीधे गांधी लिखें तो द गांधी गलत हो जाएगा, द इमॉर्टल गांधी, ठीक है ना, द इमॉर्टल गांधी। इस प्रकार से लिख सकते हैं द ग्रेट बर्नार्ड शॉ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें आगे हमने ये देखा था कि कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण लगा हो जो उसकी विशेषता बता रहा हो, ठीक है ना, तो उसमें फिर उसके आगे आपको द लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखें जहाजों, शिप्स है, जैसे वायुयान है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, इनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे द INS विक्रांत, ये यानी यहाँ पर शिप हो गया जो, उसके आगे द लगा हुआ है। द अगला है डेक्कन चार्टर्स, आपका यहाँ पर द लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी वायुयान है। द गतिमान एक्सप्रेस, तो ये यानी ट्रेन का नाम है। तो जब भी यानी इस प्रकार से ट्रेन का नाम हो, वायुयान का, जहाज का, तो वहाँ पे आपको द लगाना है। अगला पॉइंट है आपका समाचार पत्रों, जैसे जो भी न्यूज़पेपर हों उनके पहले द लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके बाद में द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये कुछ फेमस समाचार पत्र हैं, जैसे हम कहें द अमर उजाला हमारे यहाँ, द दैनिक जागरण। तो इस प्रकार से इनके आगे द लगा सकते हैं। आल तथा बोथ के बाद प्रायः
ऑफन यानी हमेशा यानी प्रायः द का प्रयोग होता है। बोथ और आल, इन वर्डों को माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है ना। बोथ और आल, जब भी ये वर्ड आ जाते हैं तो इनके जो बाद, पहले नहीं इनके बाद हमेशा द लगता है। जैसे ऑल द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, यानी सभी बॉयज, सभी लड़के एब्सेंट थे, कल एब्सेंट थे। इसके बाद में बोथ द फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ लाफिंग। बोथ द फ्रेंड्स, इसमें दोनों मित्रों के बारे में बात कही जा रही है। वो कह रहे बोथ द फ्रेंड्स, यानी दोनों जो मित्र थे वो हंसते हंसते थक गए, यानी एक प्रकार से थक चुके थे। तो ये यहाँ पर यानी इसमें ध्यान रखना है बोथ को और आल को, जब भी ये वर्ड लिखें आप इनके बाद द लगा दीजिएगा। और ये स्वाभाविक है कि बोथ के बाद जो नाउन आता है उसके बीच में आपको द लगा देना है। बोथ के बाद जैसे इसमें नाउन बॉयज़ लिखा है तो इन दोनों के बीच में द लग जाएगा, ठीक है ना। ऑल के बाद इसमें यानी बॉयज़ लिखा और इसमें बोथ के बाद फ्रेंड्स लिखा तो इन दोनों के बीच में द आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगला रूल है आपका, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं, द मेन हिस्टोरिकल इवेंट में द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ये कुछ फेमस हिस्टोरिकल इवेंट हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनके आगे हमेशा द लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरनेम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लिंटन्स। अब द क्लिंटन से आज क्लिंटन किसी का नाम है, लेकिन द क्लिंटन्स क्या है, क्लिंटन का पूरा परिवार हो गया है इसमें। द मेंबर ऑफ द क्लिंटन्स फैमिली, जैसे हम कहें द शर्मा की फैमिली, ठीक है ना। जितने भी यानी द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण की फैमिली। तो ये जब ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगा के लिखा जाता है तो उसमें पूरी फैमिली के बारे में बताया जाता है। हैड गॉन ऑन ए टूर, यानी एक टूर पर गए। तो इसमें ये यानी एक प्रकार से क्लिंटन्स के आशय कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के बारे में। जैसे द मेंबर ऑफ द कुमार्स फैमिली हैड गॉन ऑन ए टूर, कुमार का परिवार टूर पर गया। आप कहें सर आपने ये बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी दा नहीं लगता है, लेकिन इसमें आप क्यों लगा रहे? तो इसमें प्रॉपर नाउन जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर नाउन जो है केवल अकेले यानी केवल कुमार के लिए प्रयोग नहीं हो, बल्कि सरनेम्स के साथ साथ पूरी फैमिली को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो सरनेम्स जब भी आ जाते हैं तो वहाँ पर सरनेम के साथ साथ आपको दा लगाना पड़ता है, ठीक है। रूल नंबर अगला देखेंगे, कुछ प्रांत, देश, भौगोलिक नामों के पहले आपको दा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। द डेक्कन प्लेंट्यू, तो यहाँ पर आपको दा का यूज़ करना है। ध्यान रखें कुछ देश हैं, कुछ भौगोलिक प्रांत हैं, उनके आगे लगाना है आपको। द इंडिया नहीं लगाएंगे लेकिन, ठीक है ना। अमेरिका के आगे ऐसे लग रहा है, इस प्रकार से कुछ और नाम एग्जाम्पल अभी बताए जाएंगे। कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही हों उनसे पहले दा का प्रयोग होता है। ये सिंपल सा है, ये लगभग सभी बच्चों को आता है पहले से, कि दा का प्रयोग जो होगा वो अनेक्यू, यूनिवर्सल, अनेक्यू जो यानी अद्वितीय है। जैसे द स्काई, एक ही है स्काई, ठीक है ना। द अर्थ, एक ही है पृथ्वी। द मून यानी चंद्रमा भी एक है। द सन यानी सूर्य भी एक है। तो कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होते हैं उनके पहले हमेशा दा लगता है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा, नाउन ऑफ ए मल्टीट्यूड कहते हैं, और इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे इस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा, तब आपके माइंड में सेट होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को गरीबों की सहायता करना चाहिए। यहाँ पे अमीर से आशय द रिच, इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखें। एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो, ठीक है ना। रिच पर्सन, रिच मैन, द रिच किसी का नाम दिया हो, द रिच आशीष, द रिच आमिर, कुछ इस प्रकार से नाम दिए हों, लेकिन उसके बाद जब नाउन ही ना हो तो फिर एडजेक्टिव के बाद, जैसे रिच है, ये रिच क्या है, रिच अमीर, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद इसमें ये भी तो रखना चाहिए कि कोई नाउन रखा जाए,
ठीक है, लेकिन नाउन है ही नहीं, तब ऐसी सिचुएशन में उसको यानी दा का प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि एडजेक्टिव हमने अभी तक क्या पढ़ा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की परिभाषा या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव। अब जब इसमें नाउन है ही नहीं है किसकी विशेषता, तो इसमें पूरे रिच के बारे में बताया जा रहा है, उसके पूरे ग्रुप के बारे में बताया, जितने भी अमीर हैं उन सभी को गरीबों की क्या है यानी सहायता करनी चाहिए। तो इसमें वो कह रहा है द रिच मीन्स रिच पीपल। यहाँ पे रिच आगे नाउन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, द रिच से यहाँ से पूरे पीपल से हो गया, द रिच मीन्स, द पुअर मीन्स हो गया पुअर पीपल। यहाँ पे इसमें भी देख रहे हैं आप द पुअर लिखा केवल, ये भी एक क्या है पुअर केवल एडजेक्टिव है, इसके आगे कुछ जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसमें पूरी फैमिली यानी पूरे पीपल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी जब भी ऐसे वाक्य कहे जाते हैं तो उसके आगे एडजेक्टिव के पहले आपको दा लगाना पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है सुपरलेटिव डिग्री। अब सब एक चैप्टर आएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सुपरलेटिव क्या है, नहीं तो आप कहेंगे कि इस वर्ड को तो मैंने पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया कि सुपरलेटिव क्या है। वैसे तो अधिकांश व्यूअर जो हैं जानते ही होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री यानी डिग्रीज जो होती हैं तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव जैसे हम कह सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट में को सुपरलेटिव डिग्री की कैटेगरी में रखा जाएगा। 3 डिग्री होती हैं, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री ये कहलाती है द बेस्ट, ठीक है ना। तो जब भी यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यानी तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सी बाज द बेस्ट, इसमें आगे देख रहे हैं द बेस्ट। अगर हम कहें सी बाज गुड टीचर इन माई क्लास, तो गुड टीचर करें तो फिर आपको द नहीं लगाना है, द बेस्ट टीचर है तो फिर आपको लगाना ही है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको फिर वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। द फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी हैं, तो इनके पहले भी आपको हमेशा जितने भी ऑर्डिनल्स होते हैं इनके आगे हमेशा आपको द लगाना ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा। ये नियम आप अभी से अगर याद रखेंगे तो आपके लिए लाइफ में आपके बहुत ही बेनिफिट देंगे, बहुत ही सहायक होंगे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट में लिख दो कि हाँ मुझे वीडियो अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कई और तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब पहले से कर लिया तो कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिन्हें सब्सक्राइब कर लिया तो एक बार ही करना है आपको, हर वीडियो में तो नहीं करना पड़ता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हर वीडियो में करना है, क्योंकि रूरल एरिया के स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से बोल देते हैं, तो आपको खैर वो चीज़ नहीं करनी। आगे देखें और अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना है नए व्यूअर हों, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे चैप्टर में डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप समय बर्बाद ना करिए, आगे का रूल देखेंगे। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न, ठीक है ना। तो ये हार्डर है, फास्टर है, तो ये एक प्रकार से ये जो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री पहले यानी इसमें आपको एडवर्ब की भांति जब प्रयोग होगा तो आपको दा लगाना पड़ेगा, वरना वैसे कंपैरेटिव में नहीं लगता है, केवल सुपरलेटिव में लगता है, लेकिन इसमें एडवर्ब की भांति प्रयोग हो रहा है, इस वजह से इसमें दा लगाना पड़ेगा। इसके बाद में है जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होते हैं उनसे पहले दाल का प्रयोग करते हैं, ये वैसे हम आगे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अब कश्मीर को इसमें स्विट्जरलैंड की तरफ तुलना की गई है, ठीक है ना। तो द स्विट्जरलैंड इस वजह से इसमें आगे द लगाना पड़ेगा, वरना स्विट्जरलैंड अकेला लगाते, ठीक है, तो फिर उसमें आपको द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी भी देश का नाम है, तो ये जब देश का नाम होता है तो उसके आगे दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कश्मीर की क्योंकि इसकी तुलना हो रही है, जितना स्विट्जरलैंड बहुत ही अपनी सुंदर प्राकृतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है उतना ही कश्मीर है, तो इसमें वो कह रहा है कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर जो है हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला है जैसे मीनिंग वो कह रहा है कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड, वही बता रहा है कि कश्मीर जो है यानी इतना ब्यूटीफुल है जितना कि स्विट्जरलैंड। तो इस वजह से जब भी प्रॉपर नाउन प्रयोग होता है इस प्रकार से उसमें कम यानी समानता प्रकट की जाती है, तब फिर आपको वहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें वह फूल की बात वह फूल है, तो
देख जो है कि राकेश फूल के भांति सुंदर है, इस प्रकार से एग्जाम्पल उसके दिए जाएँ तो वो फिर सेम यानी आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला जैसे किसी देश की भाषा लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग करने पर उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। अब इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये, क्योंकि इसका पूरा ही सीधा मीनिंग चेंज हो जाता है। जब भी आप ये ट्रांसलेशन करते हैं अगर ऐसा दा को छोड़ दें या लगा दें तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें दिया है द फ्रेंच, वो कह रहा है किसी देश की भाषा लैंग्वेज है उसके पहले द का प्रयोग कर दें तो वहाँ की नागरिक हो जाएंगी। जैसे द फ्रेंच है, अगर अकेला फ्रेंच लिखेंगे तो यानी भाषा कहलाएगी, लेकिन द फ्रेंच कर दें तो इसका मीनिंग होगा कि द पीपल ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस के लोग। तो इसमें द पीपल ऑफ फ्रांस कहलाएगा द फ्रेंच। आई मीट द फ्रेंच, तो मैंने यानी द फ्रेंच यानी फ्रांस के लोगों से मिला। अब अगर यहाँ पर अकेला फ्रांस रहे तो फ्रेंच लिखा रहे तो फिर भाषा, ठीक है ना। फ्रेंच मीनिंग अकेला फ्रेंच लिखा है तो इस वजह से है द मीनिंग ऑफ फ्रांस की यानी लैंग्वेज ऑफ फ्रांस की जो लैंग्वेज के बारे में बताए। द ग्रीक से ऐसा है द पीपल ऑफ ग्रीस ग्रीस के यूनान के यानी लोगों के बारे में बताया जा रहा है, और अकेला ग्रीक लिखा रहा है तो ये फिर लैंग्वेज है। ध्यान रखें कि द को लगाने और नहीं लगाने से कितना अंतर हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ की भाषा और क्या नाम से लोग, अगर आप द लगा के लिखें तो वहाँ के लोग हो जाएगा आशय, और अकेला लिखा जाए तो वहाँ की भाषा लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप उस चैनल पर बिल्कुल नए हों, इससे पहले आप मेरे वीडियो नहीं देखे हों तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वीडियो देखते रहिएगा और अपने घर पे रहिएगा लॉकडाउन के समय में, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।